कोहे-नूर नाम सुनते ही जहन में एक बेशकीमती जगमगाते हुए हीरे की तस्वीर आती है ना? लेकिन इसकी कहानी सिर्फ खूबसूरती की नहीं है। ये कहानी है सदियों के खून खराबे, साजिशों और विवादों की। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि इतिहास का एक ऐसा गवाह है जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिखरते देखा है। तो चलिए इस मशहूर हीरे की कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि आज ये कहाँ है, इसका इतिहास कितना खूनी रहा है, इसे दोबारा क्यों तराशा गया, और सबसे अहम सवाल कि इसका असली मालिक कौन है। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए हम कई सदियां पीछे नहीं जाएंगे। नहीं, इसकी शुरुआत हम करेंगे आज से, बिल्कुल प्रेजेंट डे से, कि आखिर आज ये हीरा कहाँ और किस हाल में है। तो ये है कोहे-नूर, जैसा आज दुनिया इसे देखती है, ब्रिटिश शाही ताज की शान बढ़ाता हुआ। हर साल लाखों लोग इसे देखने के लिए टावर ऑफ लंदन जाते हैं। लेकिन सोचिए, कितने लोग इसकी चमक के पीछे छिपे सदियों के गहरे और रक्त रंजित इतिहास को जानते होंगे। और बस यहीं से वो एक सवाल खड़ा होता है जो आज तक इस हीरे का पीछा नहीं छोड़ता। क्या ये शाही विरासत का प्रतीक है, या फिर ये लूट का माल है? ये सवाल सिर्फ एक हीरे का नहीं, बल्कि इतिहास, ताकत और इंसाफ का भी है। इसका नाम कोहे-नूर पता है कहाँ से आया? ये नाम इसे 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिया था। कहते हैं जब उसने पहली बार इस हीरे को देखा तो इसकी चमक से वो इतना हैरान हुआ कि उसके मुंह से निकला कोहे-नूर, जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़। और सच में ये नाम आज भी इसकी बेमिसाल खूबसूरती को बयां करता है। लेकिन आज इस रोशनी के पहाड़ पर एक नहीं बल्कि तीन देश अपना दावा ठोकते हैं। भारत का कहना है कि ये हमारी विरासत है और इसे गैर कानूनी तरीके से लिया गया था। पाकिस्तान सिख साम्राज्य की राजधानी लाहौर के नाते इस पर अपना हक जताता है। और तो और अफगानिस्तान भी कहता है कि ये हीरा तो असल में उनसे छीना गया था। तो चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं, भारत की उन खदानों में जहां से इस हीरे की कहानी शुरू हुई। एक ऐसी कहानी जो मिथकों और हकीकत के धागों से बुनी हुई है। माना जाता है कि ये हीरा आज के आंध्र प्रदेश की मशहूर कोल्लूर खदान से निकला था। ये वो इलाका था जो सदियों तक दुनिया को सबसे बेहतरीन हीरे देता आया, और कोहे-नूर वो उन सब का सरताज था। जानते हैं, शुरू में ये सिर्फ कोई गहना नहीं था, बल्कि एक पवित्र चीज थी। काकतीय राजवंश ने इसे अपनी कुल देवी भद्रकाली की मूर्ति की बाईं आंख में लगाया था। मतलब ये सिर्फ धन और शक्ति नहीं, बल्कि आस्था और दिव्यता का प्रतीक था। और बस यहीं से इस पवित्र हीरे का सफर खूनी हो जाता है। एक के बाद एक सल्तनतें और साम्राज्य इसे पाने के लिए जंग लड़ते हैं, और इसका रास्ता खून, धोखे और साजिशों से लाल होता चला जाता है। जरा इस सफर को देखिए। काकतियों से इसे तुगलकों ने छीना, फिर ये मुगलों के पास पहुंचा। यहाँ तक कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इसका जिक्र बाबर का हीरा कहकर किया है। फिर नादिर शाह इसे लूटकर ईरान ले गया। वहां से ये अहमद शाह दुर्रानी के साथ अफगानिस्तान पहुंचा, और आखिरकार महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य की शान बना। इसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। अफगान शासक शुजा शाह की पत्नी वफा बेगम ने एक बार कहा था कि इसकी कीमत का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, बल्कि ये रुतबे और ताकत का सबसे बड़ा सिंबल बन चुका था। और इस खूनी इतिहास के साथ साथ एक और कहानी भी जुड़ गई, एक श्राप की कहानी। एक ऐसा अभिशाप जो कहते हैं आज भी इस हीरे के साथ चलता है। एक प्राचीन हिंदू लेख के हवाले से कहा जाता है कि जो भी पुरुष इस हीरे का मालिक होगा उसका अंत बहुत बुरा होगा। इसे सिर्फ कोई भगवान या कोई औरत ही बिना किसी डर के पहन सकती है। और अगर आप इतिहास देखें तो इसके कई पुरुष मालिकों का अंजाम वाकई दुखद रहा। या तो उनकी मौत हुई या उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम और शायद सबसे विवादित मोड़ पर, वो पल जब ये हीरा ब्रिटेन पहुंचा। इस पूरी कहानी के बीच में एक छोटा बच्चा था, महाराजा दलीप सिंह। दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में हार के बाद जब वो सिर्फ 10 साल के थे, तब उन्हें ये हीरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने पर मजबूर कर दिया गया। और यहीं पर आकर असली बहस शुरू होती है। ब्रिटेन का कहना है कि ये एक कानूनी संधि यानी ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत हुआ। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि एक हारे हुए राज्य के नाबालिग राजा पर जो संधि थोपी गई, उसे आप कानूनी कैसे कह सकते हैं? यही सवाल आज भी इस विवाद की जड़ है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये हीरा लंदन कैसे पहुंचा, और वहां पहुंचकर इसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने इसकी शक्लो सूरत ही बदल दी। ब्रिटेन तक का इसका सफर भी कोई आसान नहीं था। इसे HMS मेडिया नाम के जहाज से बॉम्बे से लंदन ले जाया गया। एक लंबा, मुश्किल और खतरों से भरा समुद्री सफर। लेकिन 1851 में जब इसे लंदन की मशहूर ग्रेट एग्जीबिशन में आम लोगों के सामने रखा गया तो लोग इसे देखकर बड़े निराश हुए। भारतीय स्टाइल में कटा हुआ ये हीरा उतना चमकीला नहीं था जितनी यूरोपीय लोगों को उम्मीद थी। और बस यहीं पर इसे दोबारा तराशने का फैसला ले लिया गया। और ये बदलाव बहुत बड़ा था। देखिए, भारतीय तराश में हीरे के साइज को बचाने पर जोर दिया जाता था, लेकिन यूरोप में चमक सबसे जरूरी थी। इसलिए इस ऐतिहासिक हीरे को एक नए मॉडर्न ओवल शेप में काट दिया गया। जब यह हीरा ब्रिटेन पहुंचा था तब इसका वजन था करीब 186 कैरेट। सोचिए, उस समय ये दुनिया के सबसे बड़े हीरों में से एक था। लेकिन ज्यादा चमक पाने की चाह में जब इसे दोबारा काटा गया तो इसका वजन घटकर सिर्फ 105.6 कैरेट रह गया।
मतलब 40% से भी ज्यादा वजन कम हो गया। ये सिर्फ वजन की कमी नहीं थी, ये एक तरह से एक ऐतिहासिक धरोहर को पूरी तरह से ब्रिटिश सांचे में ढालने जैसा था। तो घूम फिर कर हम वापस आज पर आते हैं, जहां इस हीरे से जुड़ा विवाद, इसके मालिकाना हक का सवाल और इंसाफ की मांग आज भी उतनी ही जिंदा है जितनी पहले थी। तो मामला कुछ ऐसा है। भारत का कहना है कि इसे एक बच्चे से जबरदस्ती छीना गया था, ये हमारी विरासत है। पाकिस्तान लाहौर पर अपने हक के चलते इसे अपना बताता है, और अफगानिस्तान का तर्क है कि ये सिखों ने भी तो उनसे ही छीना था। इन सब के बीच ब्रिटेन का एक ही जवाब है, ये हमें 1849 की लाहौर संधि के तहत कानूनी तौर पर मिला है और इसे लौटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मशहूर इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल का एक सवाल इस पूरी बहस को एक बड़े दायरे में ले जाता है। वो पूछते हैं कि औपनिवेशिक काल में, यानी जब एक देश दूसरे पर राज करता था, उस समय ताकत के जोर पर ली गई चीजों में क्या कोई नैतिक फर्क होता है? क्या समय बीतने के साथ जबरदस्ती छीनी गई चीज पर कब्जा सही हो जाता है? और हम इस कहानी को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं, आखिर युद्ध में लूटी गई कोई चीज कब और कैसे एक देश का राष्ट्रीय खजाना बन जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास, ताकत और मालिकाना हक के जटिल रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है। कोहे नूर सिर्फ एक हीरा नहीं है, ये एक कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है।